अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। उन्नत तकनीक से तोरिया की खेती करके लें अधिक पैदावार। पशुओं में थनैला रोग की रोकथाम के उपाय। किसान भाइयों, जैसा कि राज्य में बारिश का दौर चल रहा है और अभी हुई इस बारिश की नमी को देखते हुए जो किसान तोरिया की खेती करना चाहते हैं, वे किसान खेत तैयार करके तोरिया की बुवाई कर सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें तोरिया की खेती, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार। तोरिया की खेती के बारे में बताना चाहूँगा। तोरिया की खेती की तैयारी का समय सितंबर में जो रेजिडुअल मॉइस्चर है उसका उपयोग करें और उसमें तोरिया की फसल को आप उगाएं। इसके लिए सबसे पहले भूमि का चुनाव, ज़मीन का चुनाव, कैसा ज़मीन में हमको कैसे भूमि में तोरिया की खेती करना चाहिए। ज़मीन जो है कि दोमट से बलुई दोमट भूमि होना चाहिए जिसमें अच्छी जल निकास की व्यवस्था हो। अगर आप एक्सेस वाटर वहाँ कभी किसी कारण से नेचुरल रेन से अगर पानी ज़्यादा हो गया तो उसमें जल निकास की समुचित व्यवस्था आप करें। खेत को एक गहरी जुताई करके उसके बाद 2 से 3 कल्टीवेटर से जुताई कर लें। जुताई करने के बाद पटा देकर अच्छी तरह से भुरभुरी बना लें मिट्टी को। तोरिया की खेती के लिए शुरुआत में कम से कम 10 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को खेत में जुताई के समय प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में डालकर मिट्टी में मिला दें, जिससे खेत में जीवांश की मात्रा बनी रहे। अब रही बात कि बुआई करने के पहले, सीड गिराने के पहले इसमें इसके पोषण का प्रबंधन करें। पोषण का प्रबंधन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो खाद है वो नाइट्रोजन जो है 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से, फास्फोरस और पोटास 25-25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, और सल्फर चूँकि इसमें ये तेलहनी फसल है, इसमें तेल की मात्रा को बढ़ाता है, इसलिए सल्फर का उपयोग ज़रूर करें। और अगर आप फास्फोरस जो है, अगर आप डायमोनियम फास्फेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सल्फर देना आवश्यक है। अदरवाइज अगर आप एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें सल्फर को अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। अगर सल्फर आप अलग से देना चाहें तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सल्फर का भी छिड़काव करें। तोरिया की कौन सी किस्म को लगाना उचित होगा, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। जो TS38 वैरायटी है, ये पिछले साल
बहुत जल्दी पिछले 1-2 सालों में ये रिलीज हुई है। इस प्रदेश के लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसके अलावे तपेश्वरी है, इसके अलावे भवानी है। तो ये सब वैरायटी इधर कुछ हाल वर्षों में रिलीज हुई है और इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बुआई करने के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। बुआई से पहले बीज को 2 से 2.5 ग्राम मैंकोजेब या 3 ग्राम कैप्टान प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। इससे कवक जनित रोग लगने का डर नहीं रहता है। बीज गिराने के पहले बीज को अच्छी तरह उपचारित कर लें, जो कि बीज जनित रोगों से आपके फसल का बचाव होगा। इसके लिए वेबिस्टीन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज को उपचारित करें और उपचारित करने के बाद बीज को आप नालियों में गिरा करके और कतारों में इसकी बुआई करें। अब आप चूँकि ये तोरिया का दाना जो होता है, बीज जो होता है, ये काफ़ी छोटा होता है, तो इसको लगाने के लिए क्या है कि अगर ज़्यादा घना गिरने पर इसको थिनिंग करने की आवश्यकता पड़ जाती है, जिसमें कि एक्सेस लेबर का भी कंजम्पशन होता है, ज़्यादा लेबर पे खर्च आता है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा बालू मिला दें उसमें और उसके बाद उसके सीड को आप लाइन में गिराएं। को मैं बताना चाहूँगा कि तोरिया की फसल को लगाने के लिए का विधि जो है ये कतारों में लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें आप। किसान भाइयों, फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए बुआई के 2 दिन के अंदर पेंडिमेथिलिन 3.3 लीटर दवा 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव बुआई के 48 घंटे के भीतर खेत में पीछे की ओर हटते हुए छिड़काव करना चाहिए। अब बुआई करने के बाद जो है इसमें जो है कि इसको अब आप सिंचाई की बात आती है, तो फूल आने के समय इसमें एक पानी आप दें और अगर ज़मीन में मॉइस्चर है तो पानी देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर फ्लावरिंग के टाइम में एक पानी देते हैं तो इसकी उपज क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि फ्लावर ड्रॉप कम होता है और अच्छे से फ्रूटिंग होती है इसमें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ आए दिन नित नए श्रृंगार के साथ ही भक्त दान पात्र में अनूठी भेंट श्रद्धालु चढ़ाते हैं। अनूपगढ़ में निर्माणाधीन मकान की छत भर कर नीचे आ गिरी। छत गिरने से उसके मलबे में दबने से वहां काम कर रहा एक मिस्त्री घायल हो गया। उदयपुर के सुखेर में बिजली पोल पर चढ़े एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों ने मुआवजे के साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग की। मांग पूरी न होने तक शव का पोस्टमार्टम न कराने की चेतावनी दी। झालावाड़ के कांकड़दा गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्कूल शिक्षिका ने ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता प्रदेश के बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन उनकी उचित देखरेख के अभाव में पशु विभिन्न रोगों की चपेट में आ जाते हैं। इन्हीं रोगों में से एक है थनैला रोग, जो कि अधिक दूध देने वाले पशुओं में आमतौर पर देखा जाता है। तो किसान भाइयों, दुधारू पशुओं में थनैला रोग के कारण, लक्षण और इसका निदान क्या है, आइए जानते हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर भूषण कुमार से। नमस्कार पशुपालक भाइयों, आज हम बात करेंगे थनैली के बारे में, जिसे कि मैस्टाइटिस भी कहा जाता है। किसान भाइयों, आइए सबसे पहले ये जान लें कि थनैला रोग आखिर है क्या। इस रोग के कारण पशुओं के थनों में सूजन आ जाती है,
और साथ ही रोग की तीव्रता होने पर पशुओं के थनों से दूध दोहते समय दही के जैसे छिचड़े और कभी कभी तो खून भी आने लगता है और पशु का दूध दोहते समय उसे काफी दर्द होता है, जिसके कारण वो आसानी से दूध नहीं दोहने देता। ये बीमारी का जो प्रमुख लक्षण है उसमें है कि हम जो दुधारू पशुओं के जो थन है, थन में की शुरुआत में थन में सूजन आ जाती है, उसमें गर्माहट रहती है और बाद में क्या होता है कि ये थन लकड़ी की तरह कड़ी हो जाती है अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो ये और इस स्थिति में क्या होता है कि हमारे दुधारू पशु का जो उत्पादन है वो घट जाएगा, पशु क्या होता है, पशु अशांत हो जाएगी, खाना पीना भी खान पान उससे कम हो जाएगा। इस स्थिति में क्या होता है हमारे जो क्या होता है पशु का जो उत्पादन है बहुत भारी कमी आ जाती है और इसमें इसके लक्षण दूध में भी देखने को मिलता है। हम इसके लिए क्या होता है जो अगर सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस उसका पहचानने के लिए कुछ जांच होती है जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि हमारे दुधारू पशु को सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस हो गया है, जिसका कि लक्षण सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस का मतलब हो गया, सब क्लिनिकल का मतलब हो गया कि लक्षण बाहर नहीं दिख रहा है पर जानवर में बीमारी है। पीएच पेपर क्या जांच है जिसमें पीएच पेपर से आसानी से हम पहचान सकते हैं कि दूध का अगर पीएच चेंज हो गया है तो इसमें थैलेली का संभावना हो सकता है। दूसरा है कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट, वो उसके द्वारा भी हम क्या होता है पहचान सकते, पकड़ में आता है कि अगर पशु को क्या होता है अगर थैलेली हो गया है तो ये तो थैलेली रोग का पहचान हो गया। पशुपालक भाइयों, इस रोग से ग्रसित पशु का इलाज कराना तो जरूरी है ही, साथ ही ये रोग पशुओं में आए ही नहीं, इसके लिए कुछ प्रबंधनों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे पशुशाला की नियमित साफ सफाई करें, जहां पशु बैठता है उस स्थान को लाल दवा से धोएं। साथ ही सप्ताह में एक बार पशुशाला में बुझे हुए चूने का छिड़काव करें। दूध दोहने की चुटकी विधि को अपनाएं। इसमें मुख्यतः जो मुख्य कारण है कि अगर पशु में अगर क्या होता है अगर एनर्जी उसका अगर सही खान पान नहीं दिया जा रहा हो, जिसमें ऊर्जा युक्त खान पान नहीं हो, तो इस स्थिति में क्या होता है कि हमारे जो दुधारू पशु है दूध दूहने के तुरंत बाद नहीं बैठे, क्योंकि दूध दूहने के तुरंत बाद क्या होता है कि हमारे जो दूध की जो ग्रंथि है उसकी नली खुली रहती है और इस स्थिति में अगर दूध दूहने के तुरंत बाद अगर क्या होता है पशु जमीन पर बैठ जाए तो उससे जमीन से इन्फेक्शन थन में जा सकती है और उससे मेस्टाइटिस रोग थैलेली जो रोग है वो पशुओं को दुधारू पशुओं को हो सकती है। दूध दूहने के बाद उसे खाने पीने के लिए दे दिया जाए, वो क्या होता है पशु खड़ी रह जाए आधे घंटे 1 घंटे के लिए चारा खाने के लिए। जो दूध दूहने वाले जो दूध दूहने के क्रम में भी पशुपालक भाई से भी क्या होता है इन्फेक्शन एक गाय से दूसरे गाय में हो सकती है। तो इसके लिए भी जरूरी है कि जिस पशु को थैलेली रोग हो गया उस जानवर को अलग कर दें और उसमें भी अलग करने के बाद पहले जो अच्छी बांट है, जो साफ जो बिना बीमारी वाली जो थन है उससे पहले दूध निकाल ले और उसके बाद है कि जो बीमारी वाली दूध है उसको निकाले अलग बर्तन में। तो इसके लिए चाहिए कि पशुपालक भाई पोटासियम परमैंगनेट 0.5% घोल पोटासियम परमैंगनेट का घोल का इस्तेमाल करे अपने हाथों को धोने के लिए भी और पशु के थन को भी धोने के लिए, जिससे कि थन में साफ सफाई बनी रहे। पशुपालक भी अपना साफ सफाई का ध्यान रखे क्योंकि उनसे ये बीमारी बहुत ज्यादा फैलती है। और इसके बाद है कि अगर थैलेली रोग हो जाए तो उसका उपाय क्या है, तो उसका उपाय ये है कि इस स्थिति में हमें थन में इंट्रामेमरी इंजेक्शन एंटीबायोटिक बहुत सारी आजकल मार्केट में उपलब्ध है जो कि जिसे कि लगाया जाता है। पशुपालक भाई अपने से उसका इलाज ना करें, नहीं तो वो बीमारी और भी गंभीर रूप ले सकती है। इसके लिए जरूरी है कि वो अपने नजदीक के जो भी पशु चिकित्सक उनसे संपर्क करें और इसका उचित और समुचित इलाज करवाएं। थैलेली रोग का जब इलाज किया जाए और जब उसे इंट्रामेमरी यानी कि और भी दूसरे माध्यम से अगर एंटीबायोटिक दिया जा रहा है पशु को, दुधारू पशु को, तो ये जरूरी है कि उस दूध को कम से कम 48 से 72 घंटा तक डिस्कार्ड किया जाए। और जो थैलेली रोग का जो दूध है उसको अपने भी क्या होता है खुद में क्या होता है उसके उपयोग ना करें, उसके पीने का उपयोग ना करें और ना ही उसे बेचने का कार्य करें, क्योंकि ये बीमारी का कारण इंसानों में भी बीमारी का कारण। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। मारपीट करने के मामले में ग्रामीणों की भीड़ स्कूल के परिसर में इकट्ठा हो गई। ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया।
अनूपगढ़ के पुलिस थाने के बाहर मारपीट के मामले में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे लोगों ने थाने में मौजूद एएसआई लालचंद के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने और उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। नागौर में हुई चोरी की वारदात में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने चोर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश के किसान भाई अधिक लाभ कमाने के लिए कपास की खेती करते हैं और इसी लाभ को देखते हुए हमारे जिन किसान भाइयों ने कपास की खेती की है उनकी फसल में कई हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा है, जिनका नियंत्रण सही समय पर नहीं किया गया तो ये कीट रोग फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए आप किस प्रकार से करें इन कीट रोग की रोकथाम, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार। मैं आज आपको कपास में कीट रोग प्रबंधन के बारे में बताएंगे और इसमें एक रस चूसक कीट जिसमें माहू, हरा तेला, सफ़ेद मक्खी एवं थ्रिप्स की संक्रमण होता है, जिससे कि पत्तियां किनारे से पीले पीले होकर के जलन जैसा मुरझा करके और काले में जो मिड रिब होती है उसकी बीच की जो धमनी होती है उस पर काले काले जैसा रंग हो जाता है। तो इस तरह का जो कीड़े आप देखते हैं और कपास के पत्तियों का रंग मटमैला सा हो जाता है, तो ये सारी जो अवस्थाएं आती है कपास के पत्तियों में, ये रस चूसक के कीट की वजह से आता है। प्रदेश के बहुत से किसान भाई अच्छे मुनाफे के लिए कपास की खेती किए हैं। उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है और इस समय फसल में कई तरह के कीट रोगों का प्रकोप होता है, जिनका समय रहते सही पहचान करके नियंत्रण के उपायों को अपनाकर होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। हम किसान भाइयों को सलाह ये देंगे कि अगर कोई किसान भाई अभी तक कोई कीटनाशक का छिड़काव नहीं किए होंगे तो वो अभी नीम तेल 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उसका छिड़काव कर सकते हैं, या जो रासायनिक दवाइयाँ होती है इमिडाक्लोप्रिड 5 ml प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। अभी हम नीम तेल का इसलिए हमने बोला कि जो प्रारंभिक अवस्थाएं होती है कपास या किसी भी फसलों में, उसमें जो अपने मित्र कीट होते हैं, मकड़ी वगैरह जो होते हैं, उसका बढ़वार ज़्यादा होता है। तो हम अगर नीम तेल का छिड़काव करेंगे तो अपने जो वातावरण में मित्र कीट होते हैं उसका लेडी बर्ड बीटल जो मकड़ी होते हैं इसका हम बचाव करेंगे और इसकी संख्या भी बढ़ेगी। हम रासायनिक दवाइयों का छिड़काव तब करते हैं जब हमारी फसलों पे जो आर्थिक क्षति स्तर से ज़्यादा का संख्या होने लगता है कीटों का, तब हम रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं। इसी दवाइयों को हम दोबारा 2 से 3 बार छिड़काव करें, तब जाकर के आपको ये रस चूसक कीट का प्रबंधन हो पाता है। किसान भाइयों, मौसम में हो रहे परिवर्तन के कारण कपास की फसल में पत्ती धब्बा, झुलसा जैसे कई रोगों का प्रकोप होता है। तो किसान रोगों को कैसे पहचाने और समय रहते रोकथाम के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, वो इस प्रकार से है। कपास में खास करके बीटी कपास में झुलसा रोग और ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन जो बोलते हैं, उसमें काले काले तना हो जाते हैं और पत्तियां जल जाती हैं। तो इस रोगों से बचाव करने के लिए हम किसान भाइयों को कहेंगे कि एक फफूंदनाशक आता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 30 ग्राम प्रति टंकी, यानी 15 लीटर की जो टंकी होती है उसमें 30 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और उसमें 2 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन मिला करके पीठ वाली टंकियों से हम छिड़काव करें तो हमारा जो ये कपास का में झुलसा रोग है, आप रोग लगने से पहले आप करेंगे तो आपका बचाव करेगा। और ये सही समय है, अब आपके
झुलसा का रोगों का प्रबंधन के छिड़काव करने के लिए। तो हम किसान भाई हम 100 से 20 दिन तक अगर हम कपास का अच्छी देखभाल करके हम कीट एवं रोगों का प्रबंधन करें तो हमारा उत्पादन अच्छा होगा और हम अच्छी आमदनी कर सकेंगे। धन्यवाद। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम निम्बारा जिला पाली के रमन कुमार ने। आपने बटेर पालन पर जानकारी चाहिए तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बटेर पालन पर बात करेंगे। बटेर जैसा कि आपने नाम सुना ही होगा, ये आपके लिए नया नाम नहीं है। तो बटेर पालन एक ऐसा है कि आप इसका एक व्यवसाय कर सकते हैं। बटेर एक छोटा पक्षी है, मुर्गियों से कम समय में तैयार होता है और जो भी हमारे मुर्गी पालक हैं तो वो जिस प्रकार से मुर्गियों का रख रखाव करते हैं उससे बहुत ही मिलता जुलता आप बटेर पालन कर सकते हैं। दूसरी बात, इससे लाभ यह है कि इसमें बीमारियों का प्रकोप कम है। आप देखें मुर्गियों में आजकल हर वर्ष किसी तरह के, कभी बर्ड फ्लू तो कभी कोई इस तरह की बीमारी आ जाती है जिससे इसके मार्केट पर प्रभाव पड़ता है, बाज़ार व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। और तो हमें इससे बचाने के लिए अगर किसी दूसरे पक्षी का चयन करने की आवश्यकता होगी तो बटेर पालन एक अच्छा व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। पूरी दुनिया में बटेर की लगभग 18 नस्लें उपलब्ध हैं। उनमें से अधिकांशतः भारत की जलवायु में पाली जा सकती हैं। इन नस्लों में से कुछ नस्लें बड़े स्तर पर मांस और अंडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। किसान अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी नस्ल का चयन कर सकते हैं। बुल व्हाइट यह मांस उत्पादन के लिए अच्छी नस्ल मानी जाती है। यह अमेरिकी नस्ल की बटेर है। व्हाइट बेस्टेड यह भारतीय प्रजाति का ब्रायलर बटेर है जो मांस उत्पादन के लिए उपयुक्त है। अधिक अंडे देने वाली नस्लों में ब्रिटिश रेंज, इंग्लिश व्हाइट, मंचूरियन गोल्डन फिरौन और टक्सेडो है। बटेर जैसा कि आप जानते हैं, भारतवर्ष के अंदर बटेर पालन का व्यवसाय के लिए हमारा पक्षी अनुसंधान केंद्र इज्जत नगर से इसकी शुरुआत की गई और ये धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में ये फैलने लगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि बटेर के पालन के लिए अगर आपने मुर्गियों के लिए अगर घर रखा है तो इसमें तो जगह भी कम लगता है। बटेर चूँकि छोटा पक्षी है, जितने में आप एक मुर्गी को रखते हैं उतने में कम से कम 5 बटेर रखे जा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चूजा के मंगाने का, तो चूजा तो हर बार आप चूजा इज्जत नगर से जाकर ला नहीं सकते हैं। तो वैसी स्थिति में आप इसका पेरेंट का स्टॉक का अंडा आप वहाँ से ले आए और अपने यहाँ एक छोटा हैचरी, आजकल तो अगर आप कम तादाद में रखना चाहते हैं तो उसके लिए छोटा हैचरी जो है वो रखिए, और अगर बड़े तादाद में करना चाहते हैं तो इसके बड़े हैचरी भी उपलब्ध हैं। तो उसे लेकर आप हैचिंग अगर अपने यहाँ कराते हैं तभी आपको बटेर पालन का सही लाभ मिल सके। दूसरी बात क्या है कि आप जैसे मुर्गियों का ब्रूडिंग करते हैं उसी प्रकार से इसका भी चूजे आने के बाद इसे भी ब्रूडिंग करने की ज़रूरत होगी। और ब्रूडिंग करने में आपको ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि ये इसके बच्चे चूजे जो होते हैं वो सिर्फ 7 ग्राम के होते हैं, क्योंकि इसका अंडा का वज़न ही 10 ग्राम का होता है। तो ये चूजे 7 ग्राम के होते हैं और इसमें
मैंने इनका प्रबंधन अच्छी तरीके से करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप चूजे बचा पाएंगे तभी आपको आगे चलकर लाभ होगा। और आपके खान पान की व्यवस्था में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि इसे थोड़ा प्रोटीन की मात्रा आप बढ़ा करके दें, जैसे कि हम लोग खल्ली देते हैं या मछली का चूर्ण देते हैं, तो इन चीज़ों की मात्रा बढ़ी हुई होनी चाहिए, थोड़ी मुर्गियों के दाना से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि इनका बढ़वारी अच्छी तरीके से हो सके। बटेर आकार में छोटे होते हैं और उन्हें आवास के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। बटेर जल्दी तैयार हो जाते हैं। मादा बटेर 6 से 7 सप्ताह में अंडे देना शुरू कर देती है और बटेर बाजार में 5 सप्ताह बाद बेचने योग्य तैयार हो जाते हैं। एक मादा बटेर 1 साल में लगभग 250 से 300 तक अंडे दे देती है। मुर्गी के मांस की तुलना में बटेर का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। वसा की मात्रा भी कम होती है, जिससे मोटापा नियंत्रण में मदद मिलती है। बटेर पालन में आहार और रखरखाव लागत बहुत कम होती है। मुर्गी पालन और पशुपालन के साथ बटेर पालकर किसान इस व्यवसाय से भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप प्रबंधन करेंगे तो इसमें दवा में भी बहुत कम खर्च है। आप जो जनरल दवा देते हैं, जैसे कि विटामिन हुआ या फिर पानी साफ करने की दवा देते हैं, ये अवश्य दीजिए, लेकिन अलग से आपको दवा देने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके बाज़ार में भी आपको बाज़ार में प्रबंधन में भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आप बटेर पालन से जुड़ करके आप मुर्गियों से भी ज़्यादा अच्छे तरह से लाभ ले सकते हैं। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।